फोर्थ पॉइंट, वैलिडिटी। द एक्टिविटीज बियॉन्ड द पावर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर नॉट कंसिडर्ड टू बी परफॉर्म्ड बाय द कंपनी। वो ये कह रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में जो भी मेंशन नहीं की गई एक्टिविटीज़, ठीक है, तो उसको कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी। और वही एक्टिविटीज़ भी जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो भी क्या उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर हम अब आर्टिकल्स की बात करें, आर्टिकल्स में थोड़ा सा अलग है। कह रहा आर्टिकल्स में अगर मान लो कुछ आपने एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं की तो आप उसको क्या कहते हैं, उसकी पावर के बाद जाकर आप उसको नहीं कर सकते, लेकिन जो उसके मेंबर्स हैं वो ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद है नेसेसिटी। अब कह रहा है अगर आपको मतलब आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड होना है तो पहले आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना ज़रूरी है, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस में ऐसा नहीं है। कह रहा है ये बनाना ज़रूरी नहीं है। किन के लिए? सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए। मैंने पीछे भी बताया, अगर पब्लिक कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाएगी तो फिर वो क्या करेगी, तो उसके ऊपर टेबल ए के रूल्स अप्लाई किए गए हैं, ठीक है। कौन से? टेबल ए के, लेकिन आपने लिखना है टेबल एफ के रूल्स अप्लाई किए गए हैं। और यहाँ पर प्राइवेट कंपनी के लिए आर्टिकल्स बनाना कंपल्शन है। उसके बाद है अल्टरेशंस। कह रहा है आप इसको ईजिली अल्टर नहीं कर सकते, इसमें अगर कोई चेंज करना तो आप उसको ईजिली नहीं कर सकते, पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट से। लेकिन आप इसमें ईजिली चेंज कर सकते हो, सिर्फ क्या करना है, एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रोस्पेक्टस। बेटा प्रोस्पेक्टस क्या होता है? देखो छोटी सी बात बताता हूँ। जब हम लोग किसी नए स्कूल में या नए कॉलेज में जाते हैं तो हम वहाँ फॉर्म फिल करते हैं फॉर टेकिंग एडमिशन, ठीक है, एडमिशन लेने के लिए। तो उस फॉर्म को जब हम फिल करते हैं तो उसके साथ हमें एक प्रोस्पेक्टस मिलता है, जिसमें स्कूल के बारे में या कॉलेज के बारे में फुल्ली डिटेल मेंशन होती है कि स्कूल का एड्रेस क्या है, स्कूल में क्या कहते हैं, स्कूल में कितनी क्लासरूम्स है, क्या फैसिलिटीज़ है, कितने टीचर्स हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे ही जब हम किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह लेते हैं या किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो सबसे पहले हमें कंपनी के कुछ फॉर्मेलिटीज़, मतलब कंपनी का कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ता है। वो सब हमें, उसके लिए हमें एक प्रोस्पेक्टस लेना पड़ेगा। उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी की फुली डिटेल मेंशन होती है, ठीक है, रिगार्डिंग शेयर कैपिटल, डायरेक्टर्स, ठीक है, शेयर्स, ठीक है, सारी उसके अंदर इंफॉर्मेशन मेंशन होती है। और ये जो प्रोस्पेक्टस है ये थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बताया गया कंपनी को फॉर्मेट करने, मतलब कि फॉर्मेशन मतलब कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। अगर मैं जनरली बात करूं तो जो प्रोस्पेक्टस है वो कौन इशू करता है? कह रहा है वो पब्लिक कंपनी इशू करती है। किसको? पब्लिक को, ताकि वो उनसे पैसा उधार ले सके, ठीक है। उसके बाद है द प्रमोटर्स ऑफ ए कंपनी जनरली इशूज प्रोस्पेक्टस आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं वो प्रोस्पेक्टस तभी इशू करेंगे जब उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बात और, जो प्राइवेट कंपनी है ना, प्राइवेट कंपनी को यहाँ पर प्राइवेट कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं बताई गई। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब क्या बताया गया है यहाँ पर? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या बताया गया प्रोस्पेक्टस के? कह रहा है ये प्रोस्पेक्टस की क्यों रिक्वायरमेंट होती है। देखो अगर हमने पब्लिक को शेयर खरीदने के लिए या डिबेंचर खरीदने के लिए हमने कुछ इनवाइट करना है तो हमें प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद है इसमें डिटेल्स लिखी होती है उन कंडीशंस की जब कोई शेयर होल्डर परचेज करता है शेयर्स या डिबेंचर्स परचेज करता है, मतलब या जब कंपनी पब्लिक को शेयर या डिबेंचर्स सेल करती है, उसके रिगार्डिंग जो भी कंडीशंस होती हैं वो सारी इसके अंदर मेंशन होती है। उसके बाद है टू डिक्लेयर द प्रमोटर्स विल बी लाइबल फॉर द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द प्रोस्पेक्टस। और इसमें यह भी लिखा होता है कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना प्रोस्पेक्टस में, उसके लिए लाइबल कौन होता है? प्रमोटर्स होता है। ये भी एक तरह से डिक्लेरेशन उसके अंदर मेंशन होती है। अब उसके बाद क्या बताया गया? नीड ऑफ प्रोस्पेक्टस। हमें इसकी नीड क्यों होती है? देखो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी कंपनीज को इसकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, इसकी नीड हो, लेकिन कह रहा है कह रहा है कि एक रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है
प्राइवेट कंपनी के ऊपर, मैं अब दोबारा से बता रहा हूँ, मैंने ये बात यहाँ भी बताई है, मैं अब ये बात यहाँ भी बता रहा हूँ, कह रहा एक रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं प्राइवेट कंपनी के ऊपर, प्राइवेट कंपनी के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। वो क्या लगा रखी हैं? ऑफर फॉर सेल शेयर्स एंड डिबेंचर टू द पब्लिक। मतलब जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को सेल नहीं कर सकती, पब्लिक को सेल नहीं कर सकती। दैट्स वाई इट कांट बी इशू ए प्रोस्पेक्टस, इसीलिए वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती। मतलब कुछ बच्चों के माइंड में डाउट आया होगा कि वो अपने शेयर सेल नहीं कर सकती। बेटा सेल तो कर सकती है, लेकिन वो इनवाइट नहीं कर सकती, मीन्स वो ऑफ़र नहीं कर सकती। यहाँ ऑफ़र लिखा हुआ ना, ऑफ़र मतलब वो इनवाइट नहीं कर सकती। बट जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है बिफोर इशूइंग ए प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटिंग ए शेयर टू फॉरवर्ड ए प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, अगर उसको अपने शेयर वगैरह पर सेल करने हैं तो वो एक प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करे। ठीक है, ठीक है। लेकिन किसको? वो उसको देना होगा अपने रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार के पास उसको वो सबमिट करवाना होगा। ठीक है, तब जाके वो अपने शेयर या डिबेंचर्स पब्लिक को दे सकते हैं। अगर पब्लिक कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है वो कैपिटल रिसीव करती है पब्लिक से, तो ये ज़रूरी है फिर उसको एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये छोटा सा एक पॉइंट था। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ तक। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, वो हम कल करेंगे, और कल ये वाला चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, आज हमारा टॉपिक हमने नीड ऑफ प्रोस्पेक्टस तक किया है। कल हम करेंगे ये वाला पॉइंट करेंगे, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ओके।